आज हम केमिस्ट्री एग्रीकल्चर का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसमें हम सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर कार्बोनेट आयंस की प्रेजेंस को मेजर करेंगे टाइट्रेशन के द्वारा। इसके लिए हमने मृदा का सोइल का एक संतृप्त पेस्ट बनाया है, जिसमें हमने सोइल को पानी के अंदर लेकर के उसका एक घोल बनाया है। इस घोल को छान करके हम इस जो पानी निकलेगा, जो सॉल्यूशन आएगा, उस पानी का हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। इस टाइट्रेशन का उद्देश्य ये है कि हम उस पानी में या संतृप्त मृदा के पेस्ट में कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस को नोट करेंगे टाइट्रेशन के द्वारा। इसके लिए, इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास मृदा संतृप्त पेस्ट है, जिसमें कार्बोनेट आयन को हमें मेजर करना है। साथ ही हमने 0.1 N या N/10 कंसंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। और या तो मृदा संतृप्त पेस्ट हम साथ में बना ले रहे हैं, या फिर हम डायरेक्ट 0.1 N का सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। हमने इस टाइट्रेशन के लिए सोडियम कार्बोनेट का एक पेस्ट सॉल्यूशन भी बनाया है, जो कि N/10 कंसंट्रेशन का है। हमने क्या करा, इसमें दो तरह के इंडिकेटर यूज करने हैं, एक है फिनोक्सिलिन और एक है मेथिल ऑरेंज। इस प्रैक्टिकल में हम करते क्या है, हमने ब्यूरेट में 0.1 N कंसंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन लिया है और उसका हम टाइट्रेशन करेंगे, या तो मृदा संतृप्त पेस्ट से, या फिर डायरेक्ट हम 0.1 N कंसंट्रेशन के सोडियम कार्बोनेट के साथ में उसका टाइट्रेशन कर सकते हैं। टाइट्रेशन करने के लिए या तो हम इसके सॉल्यूशन को हम छान करके जो छनित्र आएगा, फिल्ट्रेट जो आएगा सॉल्यूशन, उसको हम 10 ml पिपेट के माध्यम से 10 ml ले सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट जो हमने सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन N/10 कंसंट्रेशन का बनाया था, उससे भी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं 10 ml। यहाँ पर देख सकते हैं हम 10 ml की पिपेट में एक मार्क बना हुआ है, जो कि यहाँ पर हमें 10 ml शो करेगा। इस 10 ml सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, एक बीकर में लेंगे। कौन है ये, सोडियम कार्बोनेट N/10 कंसंट्रेशन का। हमने यहाँ पर N/10 कंसंट्रेशन का सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिया है। हम इसकी जगह पर मृदा संतृप्त पेस्ट सॉल्यूशन को भी हम यूज कर सकते थे टाइट्रेशन के लिए। अब इसमें हमने क्या करा, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर को इसके अंदर 1 से 2 बूंद इसमें ऐड करनी है। अगर इसका कलर चेंज होता है, देख सकते हैं, जैसा कि आप इसमें कलर इसका पिंक हो गया है। पिंक कलर आना ये बताता है कि जो हमारा सोइल का सॉल्यूशन था, मृदा संतृप्त पेस्ट था, उसमें सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। अब हम इसका टाइट्रेशन करेंगे N/10 HCl सॉल्यूशन के द्वारा। इस ब्यूरेट में हमने यहाँ पर 0 पाठ्यांक तक, 0 रीडिंग तक HCl को सॉल्यूशन को भर रखा है। अब हम इसका टाइट्रेशन करते हैं। अगर इसका कलर चेंज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट है, वो HCl सॉल्यूशन के द्वारा क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। परंतु यहाँ पर जो पिंक कलर गायब होगा, पिंक कलर जैसे ये डिसअपियर होगा, वो हमें ये बताएगा कि इसमें जो हमारी सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन था, वो HCl के द्वारा क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है। परंतु अब जैसे हम इसमें हम मेथिल ऑरेंज को ऐड करेंगे, मेथिल ऑरेंज ऐड करेंगे, तो इसका कलर अगर चेंज होता है तो हमें यह पता चलता है कि अभी भी इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट की मात्रा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे हमने इसमें मेथिल ऑरेंज की मात्रा को ऐड किया, इसका कलर जो है वो पिंक से, पहले पिंक था, पिंक से टाइट्रेशन करने पर कलरलेस हो गया। कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर इसका कलर जो है येलो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका वापस टाइट्रेशन करेंगे। जब हमने पहले टाइट्रेशन करा तो रीडिंग आई थी 2.7 रीडिंग आई थी पहली वाली रीडिंग में। अब इसी को कंटिन्यू आगे लेंगे, और तो इसका टाइट्रेशन करने पर अगर इसका कलर चेंज होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसके अंदर N/10 सॉल्यूशन को, N/10 HCl के सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। अगर इसका कलर अब चेंज होता है तो वो ये बताता है कि जो बाइकार्बोनेट, जो कार्बोनेट बची हुई थी, वो कार्बोनेट जो है वो पूरी कंप्लीटली जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई है। देख सकते हैं आप, जो पीला कलर पहले आया था, वो पीला कलर जो है वापस टाइट्रेशन करने पर पिंक कलर में चेंज हो गया है। अब ये चीज बता रही है कि जो कार्बोनेट बची हुई थी, वो कार्बोनेट जो है पूर्णतः कंप्लीटली जो है न्यूट्रलाइज हो गई है। तो एक बार इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर जो हमने सेकंड रीडिंग जब ली है टाइट्रेशन के द्वारा, तो इसकी रीडिंग 7.5 के आसपास पहुंची है इस रीडिंग के द्वारा। अब यार ये जो है एक डबल टाइट्रेशन कहलाती है। डबल टाइट्रेशन क्यों, क्योंकि इसमें हम 2 बार रीडिंग को लेते हैं और 2 बार ही हम इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं। पहला इंडिकेटर फिनोक्सिलिन था और दूसरा इंडिकेटर जो है वो मेथिल ऑरेंज था। दोनों रीडिंग के द्वारा हम इसका कैलकुलेशन भी करेंगे। टाइट्रेशन होने के बाद हम अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल को या प्रेक्षण सारणी को। प्रेक्षण सारणी जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हमें इसमें कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम है जिसमें मृदा संतृप्त निष्कर्ष के बारे में लिखना है, या सॉइल एक्सट्रैक्शन जो था उसके बारे में यहाँ लिखा जाएगा, जो कि हम पीपेट के माध्यम से 10 ml ले रहे थे, वो वैल्यू यहाँ आएगी, जिसको हम V1 के रूप में लेंगे। दूसरा कॉलम है
फिनोक्सेलिन की उपस्थिति में जो हमने टाइट्रेशन की थी, यानी कि जहां हमने फिनोक्सेलिन यूज किया था वहां जो वैल्यू आई थी टाइट्रेशन के दौरान वो वैल्यू हम यहां लिखेंगे। दूसरा अपने इंडिकेटर लिया था मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में जो हमने टाइट्रेशन की है या मिथाइल ऑरेंज की उपस्थिति में जो हमने अनुमापन किया है उसकी वैल्यू यहां आएगी। नेक्स्ट कॉलम आ रहा है कार्बोनेट में लगे अम्ल का आयतन। हमने जो सोइल के अंदर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट था उस सोडियम कार्बोनेट का टाइट्रेशन जो हमने अम्ल के साथ में किया था जिसको हमने ब्यूरेट में भर रखा था N/10 का HCl सॉल्यूशन, वो कितना कंज्यूम हुआ है कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने में या कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट पर चेंज करने में, उसके लिए कितना अम्ल यूज हुआ है वो वैल्यू यहां आएगी। नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम है उसमें है बाइकार्बोनेट में लगे अम्ल का आयतन, यानी कि जो बाइकार्बोनेट बची थी उस बाइकार्बोनेट को भी न्यूट्रलाइज करने में, बाइकार्बोनेट को उदासीन करने में जो अम्ल यूज हुआ था उसकी वैल्यू यह आएगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं कार्बोनेट की गणना को करते हैं। कार्बोनेट की गणना कैलकुलेशन ऑफ कार्बोनेट। ये कार्बोनेट किसमें थी? हमने जो सॉइल एक्सट्रैक्ट लिया था उसमें हो सकती है, या फिर हमने जो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाया था उसमें हम कार्बोनेट की मात्रा कितनी उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कार्बोनेट की गणना लेने के लिए हमने फॉर्मूला लिया N1V1 = N2V2। अब हम देखते हैं पहले हमारे पास यहाँ पर N1 क्या है, V1 क्या है, N2 क्या है और V2 क्या है। यहाँ हमारे पास V1 जो है, V1 वो है जो कि 10 ml होगा। आपने पिछली बार टाइट्रेशन में देखा पिछले वीडियो में कि V1 जो है हमने पीपेट के माध्यम से लिया था 10 ml जो कि सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन था, या फिर सोइल का मृदा संतृप्त निष्कर्ष सोइल एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन था, फिल्ट्रेट सॉल्यूशन जो है सोइल का वो हमने पीपेट के माध्यम से लिया था जो कि V1 कहलाएगा और वो 10 ml होगा। दूसरा चीज हमारे पास N2 क्या है? N2 हमारे पास जो हमने एसिड यूज किया है ब्यूरेट में HCl, उसका कंसंट्रेशन क्या है? तो आपको याद है कि उसका कंसंट्रेशन हमने N/10 लिया था। N/10 हम इसको 0.1 N सॉल्यूशन भी कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, जो कि हमने एसिड यूज किया था। अम्ल का एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी? वो हमारे पास N2 के रूप में रहेगी। और V2 जो है वो V2 क्या है? V2 हमारे पास आप इस टेबल में देख सकते हो, V2 यहाँ लिखा हुआ है जो कि 2B-A है, 2B-A। और ये B और A क्या है? हम टेबल पे आ जाते हैं, टेबल में देखते हैं हम। सबसे पहला इंडिकेटर जो हमने यूज किया था वो था फिनोक्सेलिन। तो फिनोक्सेलिन को यूज करने पर हमारे पास में जो भी रीडिंग आई थी, ब्यूरेट में जो हमने सॉल्यूशन भरा था HCl था N/10 का, उसको हमने 50 ml भरा था। तो सबसे पहले इनिशियल जो वैल्यू थी वो क्या थी? इनिशियल वैल्यू थी 0.0 ml ये थी। और जब हमारा पास कलर जब चेंज हो गया था फिनोक्सेलिन को डालते ही अगर उसके अंदर कार्बोनेट था सॉइल के अंदर तो पिंक कलर आ गया था। अब उस पिंक कलर को डिसअपीयर करने के लिए हमने उसका टाइट्रेशन किया था HCl सॉल्यूशन के साथ में। तो जो सॉइल एक्सट्रैक्ट के अंदर जो सोडियम कार्बोनेट था वो सोडियम कार्बोनेट ब्यूरेट में उपस्थित HCl के साथ में टाइट्रेशन करेगा, रिएक्शन करेगा और सोडियम कार्बोनेट के साथ में HCl रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा या उसको उदासीन करेगा, जिससे उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोडियम कार्बोनेट है वो कुछ हद तक बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगी। तो उस सॉल्यूशन को बाइकार्बोनेट में चेंज करने के लिए कितना HCl कंज्यूम हुआ है वो रीडिंग जो है हम यहाँ B के रूप में लेंगे, जो कि हमारे पास आई थी 2.7 ml, जहां पर पिंक कलर डिसअपीयर हो गया था, गायब हो गया था। और यहां आ रहा है B-A, तो B-A क्या आ जाएगा? 2.7 - 0.0 ml आ जाएगा। ये की वैल्यू आएगी V2 के रूप में, तो यहां हम 2 लिख देंगे। और B-A क्या है? B-A है 2.7 - 0.0 ml, ये वैल्यू यहाँ आएगी, यही हमारी V2 कहलाएगी। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2, यहाँ आ गया 2 और B-A जो कि है 2.7 - 0.0 ml, 0.0 ml ये वैल्यू हमारे यहाँ आ गई है। अच्छा, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 हमारे पास आएगा 5.4 ml, ये V2 की वैल्यू आ गई है। हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है N1, जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि जो सोइल के अंदर सोडियम कार्बोनेट है या जो हमने सोडियम कार्बोनेट जो हमने सॉल्यूशन हमें दिया गया है उसका कंसंट्रेशन क्या है वो हमें N1 मेजर करना है, यानी कि हमें N1 को मेजर करना है। तो N1 = क्या हो जाएगा? N2 × V2 अपॉन में आ गया हमारे पास V1। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो N2 जो है वो हमारे पास आ रहा है, या तो हम डायरेक्ट 1/10 रख दें या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 0.1 भी N2 की जगह पर लिख सकते हैं। और V2 जो है वो हमारे पास आ रहा है 5.4 ml और V1 जो है वो V1 आया है हमारे पास 10 ml। अब जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.054 N1 की वैल्यू हमारे पास में यह आ जाएगी। अब हम ये जो सोडियम कार्बोनेट यूज हुआ था उस सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे। तो कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए सांद्रता यानी कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सांद्रता बराबर होता है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, यानी कि नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार। तो यहां आ जाएगा सांद्रता बराबर नॉर्मलता
इनटू तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार किसका लेना है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है, और हमें कंसंट्रेशन किसकी फाइंड करनी है, सोडियम कार्बोनेट की। तो यहां पर हमारे पास नॉर्मलिटी इसकी कितनी आई है, इसकी नॉर्मलिटी आई है 0.054 इनटू इसका तुल्यांकी भार जो है वो कितना होता है, इसका तुल्यांकी भार होता है 30। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोनेट की सांद्रता 1.62 आएगी। अब हम देखते हैं कार्बोनेट की गणना होने के बाद हम बाइकार्बोनेट की गणना करते हैं। बाइकार्बोनेट, अब बाइकार्बोनेट की गणना करने के लिए हमारे पास सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस हम इसमें चेंज करेंगे तो वो करेंगे चेंज किसको, V2 को, क्योंकि V2 जो हमारे पास होगी वो रहेगी, आप टेबल में देख सकते हैं, बाइकार्बोनेट पे लगे अम्ल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय बाइकार्बोनेट। तो यहाँ फॉर्मूला है D माइनस सी और माइनस B माइनस A यहाँ आ रहा है। अब ये वैल्यू जो है वो कहां से आएगी, अब आप देख सकते हैं हमने दूसरी टाइट्रेशन की थी मिथाइल ऑरेंज के साथ में। जब हमने मिथाइल ऑरेंज को लिया था तो हमारे पास में रीडिंग जो है वो क्या थी, तो हमारे पास C तो वो की वो रहेगी जो हमने फर्स्ट टाइट्रेशन में लिया था, तो C तो हमारे पास हो जाएगा 2.7 ऐसा का ऐसा। D जो है ये रीडिंग कहां तक गई थी, तो ये रीडिंग जो है वो हमारे पास आई थी 7.5, तो 7.5 को हम यहां रख देंगे, D की जगह आ जाएगा 7.5। यहां पर आ रहा है डिफरेंस, तो 7.5 में से हम माइनस कर देंगे 2.7 को, ये D माइनस सी आएगा यहाँ पे, और इसमें से माइनस करना है B माइनस A को। तो हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो D माइनस सी जो है, D माइनस सी तो हमारे पास ये ऐसा का ऐसा आ गया यहाँ पे 7.5 माइनस 2.7 ये आ गया, माइनस में B माइनस A जो है, B माइनस A हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास 2.7 माइनस 0.0 ये वैल्यू थी। अब जब हम इसको माइनस करेंगे 7.5 माइनस 2.7 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.8, माइनस में क्या हो जाएगा 2.7। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो V2 की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस होने के बाद आएगी 2.1। तो यहाँ ये वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। N2 कंसंट्रेशन एसिड की वो रहेगी, जो कि कंसंट्रेशन हमने बना रखी थी 1.n सॉल्यूशन, V1 जो कि हम पीपेट से ले रहे थे कार्बोनेट सॉल्यूशन जो कि हमारे पास 10 ml है, बाकी सब कुछ जो है वो वैसा का वैसा है। अब हम वापिस बाइकार्बोनेट की नॉर्मलिटी को मेजर करते हैं, तो फॉर्मूला वो का वही है N1 इक्वल्स टू N2 V2 अपॉन में V1। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या क्या है, N2 हमारे पास वही वापस हो जाएगा 1/10 इंटू V2 हमारे पास कितना है, वो आया है 2.1 इंटू V1 जो है वो कितना है 10 ml। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास N1 की वैल्यू जो है वो आएगी 0.021 वैल्यू हमारे पास N1 के रूप में आएगी। अब N1 तो हमारे पास आ चुका है, अब इसकी हमें बाइकार्बोनेट की सांद्रता कंसंट्रेशन को निकालना है, तो वही सेम प्रोसेस, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी कितनी आई है 0.021 इंटू बाइकार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 61 यानी कि 61, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जब हम इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन होने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.281। तो ये जो कंसंट्रेशन होगी वो हमने जो टाइट्रेशन किया है उसमें बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कहलाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।